हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम की दृष्टि से हम लोग एक वीडियो में अधिक से अधिक प्रश्न को कवर करने का प्रयास किया है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो। यदि कोई भी छात्र यदि इस वीडियो को एक बार देख लेता है तो उसके क्वालिफाइंग होने के 99% चांस बन जाते हैं। हम उन प्रश्नों को लेकर आपके सामने आ रहे हैं जो कि कई साल से आपके परीक्षा में पूछा जा रहा है। इसमें से कि हम अध्याय 1 से लेकर के आखिरी तक जाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो इसको हम बीच में ही स्किप करके हम छोटा छोटा 2 वीडियो बनाएंगे। तो प्रयास रहेगा कि एक ही वीडियो में आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएं। जैसे हम बात करेंगे पहले चैप्टर में, आपके चैप्टर में पहला चैप्टर देखिएगा होगा संख्या एवं संख्यांक का बोध। संख्या एवं संख्यांक का बोध। इस चैप्टर से मन में भ्रम रहता है कि इस चैप्टर से कौन सा प्रश्न आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो इस सारे भ्रम को हम तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आपके इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बनने वाले हैं, इस चैप्टर में आपको बहुत होगा तो 1-2 ऐसे नंबर होंगे जिन्हें कि मुझे रोमन नंबर में लिखना होगा। तो रोमन नंबर में भी वैसा कुछ नहीं है। जैसे कि ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट क्या होगा, हम बात करें रोमन नंबर की, तो रोमन संख्या से संबंधित आपके कुछ प्रश्न मिले होंगे। जैसे हम बात करें कि इसमें इसके कुछ रूल क्या होते हैं, तो रूल का मतलब यह है कि रोमन संख्या में देखा जाता है कि हम इसमें आई के साथ अगर देखा जाए भी, एक्स, सी, डी, एम, इस लेटर का प्रयोग होता है। इस लेटर में हमें ये देखना है कि इस लेटर के लेफ्ट साइड में क्या होता है, राइट में क्या होता है, कौन कितनी बार लिखा जा सकता है। अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है, तो हम बात करते हैं जैसे कि 9 की। तो 9 के लिए रोमन नंबर हमारे पास ऐसा नहीं कोई है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं कि हम 10 को कैसे लिखते हैं, x लिखते हैं। यदि हम इस x के लेफ्ट साइड में यदि हम इसमें i ऐसे जोड़ दें तो ये आपका 9 बन जाता है। तो यानी वो 10 नंबर था, 10 को हमने कहाँ बना दिया, 9 बना दिया। यानी 9 आपको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यानी आपका किसी भी लेटर के लेफ्ट साइड में अगर उसमें से आई हो, एक्स हो, सी हो, जो कुछ भी है, लेकिन इसके बारे में चर्चा करनी है कौन कौन से लेटर होते हैं जो लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। लेफ्ट में लिखने पर उसका मान कम हो जाता है, राइट में लिखने पर उनका मान क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे भी हम बात करेंगे कि अब हमको लिखना है 11। अब 11 लिखना है तो 11 में क्या करेंगे हम, x का मतलब होता है 10, इसके राइट साइड में यदि हम i लिख देते हैं तो इनका मान हो जाता है 11। ऐसे ही हम इनका ध्यान करेंगे कि अब कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जिनको कि हम 3 बार लिख सकते हैं। तो हम बात करें आई को हम कंटिन्यू 3 बार लिखेंगे, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, यानी 3 हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि आखिर में आई के बाद कौन सा लेटर है, तो हम कहेंगे एक्स को यदि हम 3 बार लिखेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। यानी ये मैक्सिमम आपको 3 बार लिखे जाएंगे। जैसा कि हम सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस में 100 तक है, सी तक यानी 100 तक। तो हम कुछ ऐसे नंबर्स की चर्चा कर दे रहे हैं। वैसे तो मेरे पास 100 से ऊपर भी नंबर हैं, 100 तक है, क्योंकि सारा नंबर पढ़ने को मेरे पास समय नहीं है। मैं कौन कौन से नंबर को पढ़ूँ, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि आपको आई को हमने 3 बार लिख दिया तो आपका वो 3 हो गया। एक्स को हमने 3 बार लिख दिया तो 30 हो गया। तो ऐसे कुछ नंबर हैं, जैसे मेरे पास है, हम 40 की बात करेंगे, 40 को कैसे लिखा जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपका, पहले हम 50 की बात कर लें, क्योंकि 50 अगर हम जानते रहेंगे 50 की वैल्यू कितनी होती है, तो 50 को हम एल के लेटर से दर्शाते हैं। अब जैसे ही मुझे 40 की बात होगी तो हम क्या करेंगे, एल के लेफ्ट साइड में जैसे ही एक्स लिखेंगे उसमें से 10 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी हमारा 40 हो गया। वैसे हम चर्चा करेंगे 100 की। 100 को हम सी लिखते हैं। अगर हम सी के लेफ्ट साइड में
अगर हम x लिख दें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी 90 हो जाएगी, यानी 100 हो गया। अब उसमें एक बात आती है कि अगर हम 500 लिखना हो तो 500 को हम क्या करते हैं, d लिख देते हैं। और यही बात अगर हम देखें कि अगर मुझे 1000 लिखना हो तो हम क्या करें, यदि x लिख करके इसके ऊपर बार लगा दें तो आपका 1000 हो जाएगा। यानी हम रोमन नंबर से बात करें तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, जब भी आएगा इससे आसान ही आएगा। तो हम बात करेंगे कि रोमन नंबर के बाद दूसरे टॉपिक हमारे सामने आती है कि अब हम लोग उसमें प्लेस वैल्यू, यानी दूसरा टॉपिक है कि इनका स्थानीय मान क्या होगा। तो एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है, इससे ज़्यादा पढ़ने का प्रयास आप मत करिएगा। हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न आपका क्या होगा, देखिए पढ़ाने को तो हम 1 से लेकर 100 तक आपको दे देते, लेकिन समस्या इस बात की है, जैसे कि इसमें स्टार्टिंग में हमने भी यानी 5 को हम अगर हम भी से दिखाते हैं तो अगर मुझे 4 लिखना है तो हम क्या करते, भी के लेफ्ट साइड में आई लिख देते, यानी उसमें से एक कम हो जाता। वही अगर क्रम देखा जाए तो आप इसको देख करके, और रही बात कि मुझे अगर 60 लिखना है तो 60 के लिए भी आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आप ये मत कहिएगा कि हमने इसको छोड़ दिया। यानी L होता है 50 का, इसके राइट साइड में x लिखेंगे तो 60 हो जाएगा। ऐसे ही हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कहते हैं स्थानीय मान। आज हम स्थानीय मान की चर्चा करेंगे और स्थानीय मान आपका हम 2 तरीके से बताएंगे। वो कौन कौन सा स्थानीय मान होगा, तो एक तो हमारा होगा पूर्णांक संख्याओं का स्थानीय मान, और एक स्थानीय मान हम देंगे आपको दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान। तो पूर्णांक संख्याओं का स्थानीय मान तो बहुत आसान होता है, जैसे हमने कह दिया कि 9, 6, 5, 8 में 5 का स्थानीय मान कितना होगा। स्थानीय मान क्या होगा। अगर ये प्रश्न आता है तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है, क्योंकि नाम ही स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब है कि जो नंबर जिस प्लेस पे हो। तो हम प्लेस की बात करें, इसको कहते हैं इकाई, इसे कहेंगे दहाई, ये क्या है आपका सैकड़ा, ये आपका है हजार, यानी जिस प्लेस की चर्चा होगी। और हम देखिए इस नंबर में 9658 में 5 का स्थानीय मान, तो 5 का प्लेस कहाँ पे है, तो 5 के प्लेस की बात करेंगे तो इकाई दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, तो 5 × 10 यानी क्या हो जाएगा आपका 50। वैसे यदि आपके सामने चर्चा हो जाए 9 का स्थानीय मान, तो 9 × 9 कौन से प्लेस पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी आपका 1000 प्लेस पे है, तो इसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9000। लेकिन ये तो हमें पूर्णांक संख्याओं का स्थानीय मान हो गया, लेकिन ये प्रश्न इसमें आपका एक दूसरे में जुड़ा होगा। तो प्रश्न कैसे बन सकता है, हो सकता है कह देगा कि इनमें 5 के साथ आपका 9 का स्थानीय मान, इन दोनों स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, या कह देगा कि 9 का स्थानीय मान 5 के स्थानीय मान से कितना अधिक है। कुछ इस तरह के प्रश्न जोड़ देगा, या तो दोनों के स्थानीय मान का योग पूछ देगा, या तो दोनों स्थानीय मानों के अंतर की चर्चा कर देगा, या तो दोनों के स्थानीय मान के गुणा के भी बात, कुछ भी कर सकता है, गुणा कर सकता है, भाग कर सकता है। तो हम अगर बात करें कि इन दोनों के स्थानीय मान का योग कितना होगा, तो 9 अगर देख रहे हैं आपका 1000 के प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा आपका 9000 और प्लस इसमें आपका 5 क्या हो जाएगा 50। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। यानी कुछ प्रश्न आपको इस तरीके से भी जुड़ के मिल सकता है। यानी कहने को तो सिलेबस हमारा क्या है कि स्थानीय मान ही पूछा जा रहा है, बहुत मन खुश होता है, लेकिन हम प्रश्न को ढंग से पढ़ नहीं पाते कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ देगा 9658 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो उन्हें निकाल दिया। लेकिन उसी प्रश्न में मैंने जोड़ दिया कि अगर 9 का भी स्थानीय मान पूछ करके ये कह दे कि दोनों के स्थानीय मान का योग कितना होगा, तो हम कुछ इस तरीके से जोड़ करके आपका आंसर टिक करेंगे। नहीं तो बहुविकल्पी प्रश्नों में क्या होगा, आपको ध्यान रहेगा 9 रहेगा, तो 9 का स्थानीय मान वहाँ पे 9000 भी ऑप्शन में रहेगा, 5 का स्थानीय मान वहाँ पे 50 भी रहेगा, और इनका योग भी आपका 9050 होगा। और
एक प्रश्न हो सकता है नन, यानी इसमें से कोई नहीं। 4 विकल्प होंगे तो यदि प्रश्न को आप 1-2 बार पढ़े नहीं होंगे तब दिक्कत क्या करेगा, आदमी तुरंत समझता है कि 5 का स्थान में पूछ रहा है, 9 का पूछ रहा है, तो 9 का निकाल के हम 9 पर क्लिक कर दिए। लेकिन प्रश्न को पढ़ना होगा कि वो अंतर पूछ रहा है, योग पूछ रहा है या गुणा करने को कह रहा है। तो इस तरीके का हमारा एक प्रश्न हो सकता है। लेकिन हम चर्चा करें तो इस स्थानीय मान से ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास एक स्थानीय मान और है जिसमें हम बोलेंगे दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान। जैसे मान ली इसी प्रश्न में स्थानीय मान की बात हो रही है, अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा दें और पॉइंट लगाने के बाद पूछ दिया जाए कि इसमें 5 का स्थानीय मान कितना होगा। अगर 5 के स्थानीय मान की चर्चा होगी तो हम पहले क्या करेंगे, क्या हम पहले के जैसे 5 इंटू इकाई दहाई 10 लिखेंगे? नहीं, इस बात का ध्यान देना होगा कि अब हमें कैसे पढ़ना है। तो अब ध्यान देना है कि अब इधर से नहीं पढ़ना हमें, अब इसको कैसे, कौन सी संख्या किस प्लेस पे है इसका ध्यान देना होगा। पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो नंबर होगी वो आपकी इकाई के स्थान पर होगी और ये आपका क्या होगा, दहाई के स्थान पर होगा। और रह की बात कि 5 किस स्थान पे है, तो आपको देखना है पॉइंट के बाद यदि नंबर आता है इसको हम बोलते हैं दशांश। अब हम इसको दशांश बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, शतांश बोलेंगे। इसको हम शतांश, यानी हम इसको बड़ा से लिखेंगे शतांश। और अगर मान लीजिए एक नंबर इसमें और ऐड हो जाता है तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, सहस्त्रांश। अब किसकी वैल्यू कितनी होती है, अब देखा जाए इनको यहाँ से हटाने के बाद अब हम देखें तो इकाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दहाई की वैल्यू क्या होती है, 10 यानी 10 होती है। अगर दशांश की बात करें इसका मतलब होता है 1/10। अब हम शतांश की बात करेंगे इसकी वैल्यू होगी 1/100। सहस्त्रांश की बात होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/1000। यानी कुछ इस तरीके का हमें नंबर देखने को मिलेगा। पहले इसको हम सीख लेते हैं कि दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे। यदि इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 5 का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान, आपके मन में ये प्रश्न होगा कि 5 का स्थानीय मान है, जिस प्लेस पे है सो कर लें। लेकिन पॉइंट वाले में थोड़ी दिक्कत होती है, हम देखेंगे पॉइंट के बाद है या पॉइंट से पहले है। तो हमने देखा पॉइंट के बाद जो नंबर है वो कैसे पढ़े जाते हैं। तो अब हमें इसमें 5 का स्थान में निकालना है। तो अब देखेंगे 5 इंटू, अब देखेंगे कौन से प्लेस पे है, पहले प्लेस पे है तो हो जाएगा आपका दशांश यानी 1/10। यानी इसको हम 5/10 लिखेंगे, 5/10 लिखेंगे। अगर हम इसको हल करेंगे तो आपका 0.5 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 8 का कह दिया जाए, 8 का स्थानीय मान यानी 8 के स्थानीय मान की चर्चा कर दी जाए तो आपको बस वही ध्यान देना है कि 8 कौन से प्लेस पे है। तो 8 इंटू 8 आपका शतांश है, शतांश का मतलब होगा 1/100। यानी आपका हो जाएगा 8/100, 8/100। इसको डिवाइड ना करके हम क्या लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। अब देखिएगा, अब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जब भी लगेगा 2 डिजिट भी 0.08 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो आप ज़्यादा चर्चा न करें, हम तो कहेंगे कि यदि एक एक प्रश्न को यदि पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। अब हम इन संख्याओं के बाद इसमें दूसरा प्रश्न ऐड करना चाहते हैं जो कि एकदम एग्जाम की, जो बच्चे मैथ को लेकर के बहुत चिंतित हैं उनके लिए भी थोड़ा सा हम भी चिंतित हैं कि कुछ ऐसा काम करें कि आप कम से कम क्वालिफाई मार्क तो प्राप्त कर लें। उससे हम तो ये नहीं कहेंगे आप क्वालिफाई ही मार्क पाएँ,
आप 100% सफल हों, लेकिन वो तो आपके मेहनत पर डिपेंड करेगा। लेकिन हम आपको परीक्षा से बाहर निकालने का काम करेंगे कि आप कौन से प्रश्न पढ़ के जाएं कि आपका पेपर में 100% चांस हो। अब हम बात करेंगे, अब इसमें हम कुछ डिफरेंट टाइप के प्रश्न लेके आ रहे हैं। रह गई बात जोड़ घटाने की, ये तो हम लोग कर लेंगे। अब हमारे पास तीसरा टाइप का प्रश्न है जिसको हम, अब तो हमने छांटा हुआ प्रश्न है कि जो एग्ज़ाम के बार बार पूछे जा रहे हैं। ऐसे तो सारी बुक पढ़ी है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो मेरे पास एक प्रश्न पहले है, कह रहा है कि भिन्न से संबंधित, यानी आपका चैप्टर रहा होगा भिन्न, भिन्न की संकल्पना, भिन्न की संकल्पना। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको मिलाइएगा, क्योंकि हमने बुक का सहारा लिया है, क्योंकि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दे चुके हैं। ऐसे मेरे पास समय नहीं है कि अथाह समुद्र में पहुँचे। हम सोच रहे हैं कि ऊपर ऊपर से ही आपको कुछ ऐसे प्रश्नों का हल करें जिसमें कि आपको दिक्कत न हो। देखिए, भिन्न की संकल्पना में हम भिन्न की बात करें तो भिन्न को थोड़ी सी चर्चा कर लें कि भिन्न कौन कौन से होंगे। तो हमने कहा कि मेरे पास भिन्न कितने प्रकार का होगा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम थ्योरी लिख सकें। हम सोचेंगे कि एकदम डायरेक्ट आपको वही प्रश्न दिए जाएं। तो हम बात करेंगे कुछ भिन्न ऐसे हैं। हमने कहा कि साधारण भिन्न, या कह सकते हैं कि सम भिन्न, यानी कुछ भिन्नों के नाम लिख करके हम इनका एग्जाम्पल देने का प्रयास करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि आपका सम भिन्न, हम सोचेंगे कि आपको पहले मिले सम भिन्न। सम भिन्न क्या होती है? सम भिन्न के बाद चर्चा करेंगे हम विषम भिन्न क्या होती है। इसमें से आपका बहुत मिलेगा तो शायद एक नंबर मिल जाए। अभी तो मुझे चांस नहीं बनता कि आपसे पूछा जाए, लेकिन यदि पूछा जाए, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड का कुछ भी नहीं, वो प्रश्न कहाँ से पूछ देगा, पूरी बुक उसके लिए पड़ी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ही प्रश्नों पे निगाह लगाए बैठे थे कि ये पिछले साल पूछा गया है तो इस बार भी चांस है। नहीं, हम कह सकते हैं कि पेपर में कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन हम अगर न बताएं, इस चैप्टर से बाहर निकल जाएं, तब भी क्या होगा, दिक्कत होगा। अब हम बात करेंगे, लास्ट आपका होगा एक व्युत्क्रम भिन्न। हर प्रकार के भिन्न का हम आपके सामने जिक्र करने वाले हैं। व्युत्क्रम भिन्न। अब हम इन भिन्नों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। अब तो मुझे एग्ज़ाम के साथ चलना है कि एग्ज़ाम में कौन कौन सा प्रश्न आने वाला है। तो अब हम पहले कह रहे थे कि सम भिन्न क्या होगा। तो सम भिन्न में अगर देखा जाए तो आपका अंश जो होता है हर से छोटा होता है। यानी सीधी से बात करें कि अंश जो होता है हर से छोटा। जैसे हम कह दें 1/2, अंश से क्या है, हर बड़ा है। अंश से क्या है, हर बड़ा है। देखिए, अंश जो है, अंश हर से क्या है, छोटा है। इस टाइप के भिन्न आपकी, यानी हम 3/5 लिख लें, यानी ऊपर का भाग छोटा है, नीचे का भाग बड़ा है, तो वो आपकी कैसी भिन्न कहलाएगी, वो आपकी सम भिन्न कहलाएगी। कुल एग्जाम्पल लीजिए, विषम भिन्न की बात करेंगे तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। यदि हम इसी को इस तरीके से लिखें, इसको हम विषम भिन्न का नाम दे सकते हैं। यानी आपका अंश क्या हो, बड़ा हो, हर क्या हो, छोटा हो। जैसे 6/2 हो, यानी आपको 5/4 हो, यानी अंश बड़ा होना चाहिए। लेकिन मिश्र भिन्न की बात करें तो मिश्र भिन्न कहीं से नहीं आया है, यह विषम भिन्न का ही रूप है। यदि हम 3 से इसमें डिवाइड कर दें तो यानी 3 का टेबल कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और एक बार जाएगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, 2 बचेगा। यानी ये जाएगा आपका 1 सही 2/3, यानी 3 1 कम 3, 3 2 5/3। यानी इस तरीके से, यानी विषम भिन्न का अगला रूप जो है आपका मिश्र भिन्न है। अब रहेगी बात मेरे पास इकाई भिन्न। इकाई भिन्न का मतलब होता है वह भिन्न जिसका अंश क्या हो, अंश हमेशा 1 हो। एक आपको अंश देखने को मिलेगा, अंश हमेशा यदि 1 है तो वो आपका इकाई भिन्न कहलाएगा। लेकिन हम बात करें नेक्स्ट आपका व्युत्क्रम भिन्न की, तो व्युत्क्रम भिन्न का मतलब होता है, यानी कोई एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 2/3, तो इसका अगर हम व्युत्क्रम लिखेंगे, व्युत्क्रम का मतलब होता है ठीक उल्टा। व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न को देखें तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3/2, ये इसका उल्टा हो गया।
लेकिन अब हम तो कहेंगे कि इसको एक नज़र बस हल्का से देख लेना, इससे प्रश्न बने या न बने, लेकिन अभी तक बना नहीं है। अब हम प्रयास करेंगे कि अब इस चैप्टर से कौन से प्रश्न है जो हर साल आपकी परीक्षा में आपको परेशान करते हैं और हर साल आते हैं। तो हम यहाँ पर चर्चा कर दें। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जैसे है कि हम कह दें कि यहाँ से बना हुआ अलग से पहला प्रश्न, किसी एक भिन्न का नाम लेके कह दे कि उस भिन्न के तुल्य आप 2, 4 भिन्न का जिक्र करिए। जैसे कि मुझे मिल जाए पहला प्रश्न कि 3/5 के तुल्य भिन्न भिन्न लिखिए। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इसको आप थोड़े से ध्यान से देखिएगा। कर 3/5 के तुल्य भिन्न लिखिए। 3/5 के तुल्य का मतलब है कि हो सकता है कि आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन हो, उनमें से एक ऑप्शन आपका सही हो। तो 3/5 के तुल्य भिन्न लिखना है तो हम कई भिन्न लिख सकते हैं। पेपर में यदि आपको 2 भिन्न पूछे, 3 भिन्न पूछे तो उसको आगे बढ़ाते जाइएगा, अन्यथा आप 1 लिखकर छोड़ दीजिएगा। जैसे कि हम 3/5 तुल्य भिन्न का मतलब होता है जितने का मल्टीप्लाई अंश में हो उतने का मल्टीप्लाई आपके हर में हो। यदि हम 2 का मल्टीप्लाई अंश में भी कर लें और 2 का मल्टीप्लाई हम हर में भी कर लें तो आपका 3 दूना 6 और 2 5 6 10, यानी ये भिन्न प्राप्त हो जाएगी। अब ऐसे ही और आगे पूछेगा, 2 4 पूछेगा तो उसी भिन्न में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है, अब क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या प्राप्त होगा, 3 का गुणा 3 में होगा तो 9, 5 गुणा 3 में होगा तो कितना होगा 15। ऐसे ही जितना पूछे और उसे और पूछ रहा है 3/5 तो हम क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे, 4 का मल्टीप्लाई नीचे कर लेंगे। तो हो जाएगा 4 3 12 यानी 12 और 5 चौका 20 यानी 20। यानी आपके 3/5 के तुल्य ही आपकी 3 भिन्न हो गई। कौन कौन, 6/10, 9/15 और 12/20। और हो सकता है कि ये ऑप्शन में न देगा ऑप्शन में, यदि तो हो सकता है किसी नंबर को काट कर दे, लेकिन जब नंबर को जब भी डिवाइड करेगा तो वही नंबर फिर से आ जाएगी। तो आपको ये ध्यान देना है, कुछ इस तरीके का आपको आंसर देखने को मिले। और कहता है कि 2 नंबर में या 1 नंबर में प्रश्न पूछेगा, अगर बहुविकल्पी नहीं पूछेगा तो वो पूछ देगा कि 3/5 के तुल्य 2 या 3 भिन्न लिखिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई सीधे 2 से करना है, 1 से नहीं करना है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः वही भिन्न आ जाएगी। बच्चे एग्जाम में करते क्या हैं, स्टार्टिंग करते हैं 1 से, जो कि 1 दिया है, इसके तुल्य पूछ रहा है, उसको नहीं पूछ रहा, उसके तुल्य 3 4 भिन्न पूछ रहा है। तो आप यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करने का प्रयास मत करिएगा। तो आपसे हाँ इसको हम बोलेंगे कि आपके एग्जाम में ये कितनी बार पूछा गया है, ये आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे तुल्य भिन्न के बाद। अब आता है भिन्नों की तुलना करने की, कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है, या तो पूछ देगा कि आपका भिन्नों का, वैसे प्रश्न हमारे साथ कई ठो मिल जाएं, नहीं मिलेंगे चलिए प्रश्न ढूंढने में मुझे देरी होगा। हम चाहेंगे कि आपको प्रश्न जो है अपने से ही बना दें कि तुल्य भिन्न के बाद मेरा दूसरा प्रश्न है, तुल्य भिन्न के बाद अगर हम दूसरे भिन्न की चर्चा करें तो अगर हम 3 4 भिन्न दे दिया, अगर मेरे पास दे दिया 1/2, 1/3 और 1/4, ये 3 भिन्नों में से पूछ देगा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आपको सबसे बड़ी या छोटी भिन्न, सबसे बड़ी या छोटी भिन्न प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन पेपर में हर साल पूछा जाता है, इसलिए हम इसको भी बोलेंगे कि ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इनका सीधे आप एलसीएम लेंगे। अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा। अगर हम 12 देखेंगे तो 12 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 2 से डिवाइड करेंगे कहाँ, 12 में, तो 2 6 12, 6 एकम
6, 3 से डिवाइड करेंगे 12 में, 3 चौका 12, 4 एकम 4, 4 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 4 3 12, 3 एकम 3। यानी ये जो नंबर हमें प्राप्त होगी, इस नंबर में हमें ध्यान देना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो जो बड़ी राशि होगी वो बड़ी राशि होगी, बड़ी भिन्न होगी। तो अब मुझे 6 सबसे बड़ा दिख रहा है, तो अर्थात क्या है, 1/2 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। 1/2 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। और वही प्रश्न आता है कि सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो सबसे छोटा आपका 3 दिख रहा है, तो 3 मत लिखिएगा, 3 के ऊपर का जो नंबर होगा 1/4 क्या है, सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न। यानी सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न प्राप्त करने के लिए आपके सामने आप कम से कम ये 10 प्रश्न यदि पढ़ के जाते हैं तो मान के चलिए कि आपको कोई रोक नहीं सकता पास होने से। इसके बाद आपकी मेहनत कितनी है उस पर डिपेंड करता है। ये पढ़ने के लिए तो सब पढ़ते हैं, हर कोचिंग संस्थान में हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन टॉपर कितने आते हैं, 2 4 1 2। क्या 1 2 4 को ही पढ़ाया जाता है? नहीं, टीचर की लगन के साथ उनकी लगन कितनी है डिपेंड इस बात पे करता है। उससे ही बहुत लोग ऐसे मिले थे, बोले कि आपके कोचिंग में कितने बच्चे टॉप किए हैं, कितने नंबर लाए हैं। हमने तो बता दिया कि मेरे कोचिंग में 1 बच्चा टॉप किया है, 99 बच्चे नंबर कम लाए हैं। तो कहा कि कोचिंग सही नहीं है। ये टीचर पर डिपेंड नहीं करता, आपकी लगन भी होनी चाहिए। मैंने तो पढ़ा है तो एक बच्चा अगर आपका 100 पा सकता है तो सारे बच्चे 100 पा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, डिपेंड है आपकी मेहनत पे। अब हम आगे चर्चा करेंगे। अब इसके बाद या तो हम कहें कि तीसरे प्रश्न को हम यही रख दें। तीसरा प्रश्न आपका क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न के बाद तीसरा प्रश्न है, अगर भिन्नों का अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम या आब्लिक अवरोही के बाद है आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम। यानी हमें भिन्नों का घटते और बढ़ते क्रम तय करना है कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न आपका बड़ा है। तो इसमें आपको दूसरा एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं 1/2, 1/3 और 1/4। इसका एलसीएम भी आप लिए थे, 12 आया था, और यहाँ डिवाइड करने पे कुछ नंबर इस तरीके से आए थे। लेकिन अब कह रहा है कि भिन्नों का घटते या बढ़ते क्रम, तो हम बात करेंगे पहले अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम होता क्या है, पहले इसको समझ लें। अवरोही क्रम दिमाग में बार बार, क्योंकि पेपर में कोई एक ही पूछेगा, अवरोही पूछेगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि डीएलएड एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि बच्चे साइंस के भी होते हैं, मैथ के भी होते हैं, कॉमर्स के भी होते हैं और आर्ट के भी होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है, जो बच्चे आर्ट के होते हैं। साइंस वालों का कहीं ना कहीं अन्य क्षेत्रों में भी जाना होता है, चले जाते हैं। मैथ वालों का किसी अन्य क्षेत्रों में जाना होता है, चले जाते हैं। कॉमर्स वाले किसी न किसी अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं। लेकिन बात करें तो हमारे आर्ट वाले बच्चे ये फंस जाते हैं, ये किसी अन्य क्षेत्र में न जा करके जैसे डीएलएड में प्रवेश लेते हैं और आके फंस जाते हैं, वो यहाँ फंस जाते हैं। तो पहले हम जानें कि अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। तो पहले हम बोलेंगे घटने का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि भिन्नों का आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये पेपर में कई साल पूछा गया है। तो हम प्रयास करेंगे कि इनमें हम लोग देखने का ये कि आपको कैसे आरोही क्रम का मतलब होता है कि यानी छोटी से बढ़ती जाएगी, यानी बढ़ते 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 सबसे बड़ी संख्या, इस क्रम में देखेंगे। अब अवरोही क्रम की बात हो रही है तो यानी बड़े से क्या होगा, छोटे क्रम में।
इसका हमें क्या करना हो, ध्यान देना होगा। अब हम इसी क्रम में आगे हम बढ़ते रहेंगे और हम अवरोही क्रम को भी देख लिया कि ये आपका सबसे छोटा। अब हम इनका एलसीएम लिए थे, कितना आया था 12। इसको हल किए थे तो 2 छक्का 12, 3 चौका 12 और 4 तियाँ 12, ये हमको मिल के आया था। अब पूछना है कि इसको आरोही क्रम में कैसे करें। तो अब आरोही क्रम की बात हो, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में हमने क्या देखा कि आरोही क्रम का मतलब है कि पहले सबसे छोटी नंबर, तो जो संख्या यहाँ पर छोटा है वो सबसे क्या है, छोटी नंबर, यानी 1/4। इसके बाद क्या है 1/3, इसके बाद क्या है 1/2। अब हम इसमें चाहें तो इस सिंबल का भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो सिंबल का प्रयोग करने में कोई परेशानी हो रही हो तो सीधे हम क्या कर लेंगे, कामा का प्रयोग कर सकते हैं। यानी सबसे बड़ी संख्या 1/2, उससे छोटी 1/3 और उससे छोटा 1/4। यानी इसके सिंबल का मतलब है जिधर मुंह खुला होता है वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। ये भी ध्यान दीजिएगा, हो सकता है प्रश्न ऐसा भी पूछ दिया जाए। अब हम बात करेंगे अवरोही क्रम की। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम को देखा जाए तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। तो अवरोही क्रम को यदि हम देख रहे हैं तो अवरोही क्रम में क्या है, सबसे पहले बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 6 है। 6 के ऊपर क्या है 1/2 है। 1/2 के बाद क्या आपका है 4, तो यानी उसके ऊपर क्या है 1/3 है। इसके बाद लास्ट में सबसे छोटा क्या है 3, यानी 1/4 है। इसमें अवरोही क्रम की बात हो रही थी, यानी आपको घटते क्रम में जाना है। सबसे बड़ा नंबर ये है, फिर ये है, फिर ये है। ये हो गया आपका आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम। ये आपका पेपर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, यानी ये हर साल आपके पेपर में मिला हुआ है। तो अब हम इस प्रश्न के बाद आरोही क्रम हो गया, इसके बाद हम इसी में एक प्रश्न और है, क्योंकि जो राइटरों के बुक्स है वो अलग अलग हैं, कोई कुछ दिया है कोई कुछ दिया है। लेकिन हमें एक प्रश्न और याद आ रहा है कि आपको तुल्य भिन्न के साथ भिन्नों का आरोही क्रम, अवरोही क्रम, और इनको हम एक नंबर यहाँ पे और जोड़ने का प्रयास करेंगे। और हमें आता है भिन्नों का एक प्रतिलोम, और भिन्नों का एक आता है गुणज रूप। अब हमें ये देखना है, तो कभी कभी प्रश्न की हम बात करें, देखते हैं कि वो प्रश्न मेरे पास है या नहीं। वो प्रश्न नहीं होगा तो हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अभी हम भिन्न की बात कर रहे थे, तो वैसा प्रश्न तो मेरे पास नहीं दिख रहा है। सबसे छोटी भिन्न हो गया, सबसे बड़ी भिन्न हो गया। ऐसा कुछ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे। कि मेरे पास एक प्रश्न ऐसा है, आता है भिन्नों का रिवर्स लिखने के लिए, योगात्मक और उसको गुणात्मक कर सकते हैं। यानी भिन्नों का योगात्मक, यह भी इम्पॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट है। यानी भिन्नों का योगात्मक मान, ये योगात्मक मान क्या होगा, यानी कोई भी भिन्न यदि दिया होगा तो उसे हम कैसे लिखेंगे। और मान लीजिए मेरे पास कोई भिन्न दी गई है, अगर मान लीजिए कि 2/3 दिया गया है, तो अब इसका योगात्मक रूप क्या होगा। योगात्मक का मतलब कि हम योग से ही नहीं, यदि आपका ये प्लस में है तो ये क्या होगा, माइनस में लिखा जाएगा। अगर हम माइनस में है यही नंबर या कोई और नंबर लेते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे 3/5 के रूप में। ये तो भिन्नों का योगात्मक रूप हो गया। अब हम बात करेंगे, दूसरा प्रश्न है भिन्नों का गुणात्मक, भिन्नों का
गुणात्मक मान। अगर गुणात्मक मान की बात कर रहा है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। अगर मान लीजिए मुझे 3 मिल गया और कह देगा इसका गुणात्मक मान क्या होगा, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, ठीक, इसका उल्टा लिखेंगे। अगर हमें मान लीजिए कोई संख्या मिल गई 2/3, इनका गुणात्मक मान कितना होगा, या इसको कह देता है योगात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम, बल्कि आप मान से बढ़िया है प्रतिलोम लिखेंगे तो कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि पेपर में ऐसा ही आता है, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। मेरे बुक में इस प्रश्न का जिक्र नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आपके पेपर में छपने वाला है, यानी भिन्नों का गुणात्मक प्रतिलोम। तो प्रतिलोम कौन होता है, जो गुणा है तो गुणा का उल्टा क्या होगा, भाग हो जाएगा, यानी 2/3 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी ये ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में आपके पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दशमलव संख्या की अवधारणा। दशमलव संख्या की अवधारणा की बात करेंगे, हम इसको हटाएंगे तो प्रश्न होगा दशमलव संख्या की अवधारणा। दशमलव संख्या की, काला हो रहा है, दशमलव संख्या की अवधारणा। दशमलव संख्या की अवधारणा। अब मुझे दशमलव का सबसे पहले जोड़ सीखना है। अब हम जोड़ सीखते हैं। दशमलव के जोड़ में क्या है, यदि हम बात करें, अगर कोई संख्या मुझे दशमलव में मिल जाती है, अगर मिल गई 2.03 60.50 300 × 5 और 0.6, इस नंबर को यदि कह दिया जाए कि हमें क्या करना है, जोड़ना है, यानी ऐड करना है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि इसको हम वर्टिकल वे में लिखेंगे, लेकिन ध्यान देंगे दशमलव हमेशा एक दूसरे के सामने हो। जैसे मैंने लिख दिया 2.03। अब अगली नंबर क्या है, 60, तो हम पहले पॉइंट की बात करेंगे, पहले पॉइंट होगा, इसके बाद 60, इसके बाद क्या है 50, इसके बाद देखेंगे तो हम 300.5 है, तो पहले हम पॉइंट को लेंगे, तो पहले यहाँ पे 5 लगाएंगे, इसके बाद आपका 300 लिखेंगे, 300। इसके बाद क्या है 0.6 है, तो पहले पॉइंट लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, इसके बाद आपका 0 लिखेंगे। अब इनको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। जिनके सामने कोई नंबर नहीं है वहाँ हम 0 लिख लेंगे, या तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जोड़ना होगा, इसके सामने क्या होगा 3, 5, 5, 10 और 6 कितना हो जाएगा आपका 16, यानी 16। हाथ में लगा 1 और इसमें जोड़ेगा तो हो जाएगा 3, और आपके सामने 6 है और आपका 3 हो जाएगा, यानी आपका ए आंसर निकल के आएगा। यानी हम बात करें भिन्नों के जोड़ की, भिन्नों का जोड़ थोड़ा से डिफिकल्ट होता है। इसके बाद भिन्नों के हम गुणा की बात करेंगे। भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा क्या है, जैसे कि मेरे सामने 56.3 और मिल गया मुझे एक नंबर 2.6, तो आप इनका मल्टीप्लाई करने के लिए पहले वैसे ही करिए जैसे आप करते थे, पॉइंट का केयर मत करिए। हाँ, अंत में पॉइंट को जोड़ा जाता है कि पॉइंट टोटल डिजिट कितना है, एक अंक पर ये है और एक अंक पर ये है, यानी कुल क्या है 2 अंक पर हैं। तो 2 अंक पर हैं तो हम क्या करेंगे, पहले 6 का मल्टीप्लाई 3 में, यानी 6 × 18, हाथ पे लगा 1, 6 का टेबल 6 में 36, 137, हाथ पे लगा 3 और 6 × 5 = 30, 3 33, और 2 का 3 में 2 × 3 = 6, हाँ 1 डिजिट हम छोड़ लेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, हाथ में लगा 1, 2 × 5 = 10, 10 1 क्या हो जाएगा 11। इसको हम जोड़ेंगे 8 7 6 13, 3 2 5 1 6 3 1 4 और ये 1। अब पॉइंट कहाँ लगाना है, तो 1 डिजिट और एक 1 डिजिट, यानी कुल मिलाकर 2 डिजिट हो गया। तो इधर से हम राइट साइड से जाएंगे तो क्या करेंगे 1 2, यानी 2 पॉइंट पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, अब ये चीज़ आपको थोड़ी सी
आसान लगनी शुरू हो जाएगी। अब हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न आपको इम्पॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, यह भी आपको इस तरीके से मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा कि नहीं किसी के पास इतने रुपए थे, उन्होंने इतने रुपए का ये खरीद लिया, ये खरीद लिया, ये खरीद लिया, यानी सब ऐड करने को बोल देगा। या तो कुछ प्रश्न ऐसा होगा कि दोनों ऐड हो, यानी जोड़ घटाना एक में हो। किसी के पास इतने रुपए थे, उतने रुपये के उन्होंने पेन खरीद लिया, कलम खरीद लिया, तो उनके पास कितने पैसे बचे, तो पॉइंट का जोड़ घटाना भी हो सकता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब हम चर्चा करेंगे, हम केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से वही प्रश्न देख रहे हैं जो कि आप उतना ही करके आप एग्ज़ाम अपना क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बैक शब्द जो है बहुत ही खतरनाक शब्द है, क्योंकि गारंटी नहीं कि बैक कितनी बार लगेगा। बैक तो लग जाता है, लोग कहते हैं कि बैक ही लगेगा, उससे अधिक क्या होगा, लेकिन मैंने देखा है कि बैक लगते लगते उनका ईयर बैक लग जाता है। कुछ लोग तो छोड़ करके भाग जाते हैं, और मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा, ये सच्चाई है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है जितना आसान है, आसान किसके लिए है, जो मैथ वाले हैं, साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, उनके लिए क्या है, आसान है। लेकिन जो बच्चे हमारे कला वर्ग से हैं उनके लिए ही बहुत ही कठिन काम है। हाँ, अब हम उस प्रश्न की चर्चा करेंगे, इसी में आपका दशमलव संख्याओं का औसत है। दशमलव संख्याओं का औसत, दशमलव संख्याओं का औसत, दशमलव संख्याओं का औसत। इनका दशमलव में कोई संख्याएं दे दी जाती हैं, उनका हमें क्या करना होगा, एवरेज निकालना होगा। तो हमें जैसे कोई नंबर मिल गया, जैसे 4.2, 3.8 और 7.6 और 7.6 का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, औसत का मतलब क्या है, इसके लिए हम एक सूत्र दे रहे हैं। औसत बराबर क्या होता है, औसत, कोई यहाँ पे संख्या है, औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग बटा हो जाएगा पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो अब देखेंगे सभी पद कितने हैं, तो पद हमारे क्या हैं, 1, 2, 3 हैं, यानी हम नीचे क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। पदों का योग है, इनको हम जोड़ेंगे, 4.2 प्लस हो जाएगा 3.8 प्लस 7.6, इनको जोड़ करके हमें 3 से डिवाइड कर देना होगा। 6, 8, 14, 14 2 16, हाथ में लगा 1, 7, 3, 10, 10 4 14, 1 15, यानी आपका दशमलव सब में एक अंक पर है, यानी 15.6 बटा के 3। अब इसमें हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 5 15 कट गया। इसके बाद क्या है, दशमलव है, तो हम देखें तो आप पॉइंट वाले जाएंगे, 3 2 जा 6, यानी अगर आप देखें तो आपका 5.2 औसत निकल के आ रहा है, औसत। इस टाइप का प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा गया है कि औसत कैसे ज्ञात करें। तो अब दशमलव संख्याओं से अब निकल के हम बाहर आना चाहेंगे, क्योंकि उतना भयंकर सवाल तो नहीं पूछी जाएगी दशमलव से। हाँ, अब हम बात करेंगे अपवर्तक एवं अपवर्त्य।
अपवर्तक, अपवर्तक एवं, ये तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर मैं मुहर लगा रहा हूँ। अपवर्तक एवं अपवर्त्य। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि लौसा मौसा ज्ञात करने की विधियों की चर्चा कर रही थी, तो उसमें था। लेकिन हम पहले बात करेंगे, पेपर में आता है कि अपवर्तक लिखिए, तो हम पहले आपको बताना चाहेंगे अपवर्तक का मतलब क्या होता है। देखिए, अपवर्तक का मतलब होता है विभाजक, और विभाजक का मतलब है कि यह किन किन संख्याओं से कटेगा। जैसे मुझे प्रश्न दे दिया जाए कि आप 5 का, या हम एक नंबर बढ़ा लेते हैं, 15 का अपवर्तक लिखिए, अपवर्तक लिखिए। अपवर्तक लिखने की बात है तो 15 को देखेंगे, 15 किन किन संख्याओं से कटेगा। तो 15 हमारा 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। और यहाँ पे हम फुल स्टॉप दे देंगे, ये इनके अपवर्तक कहलाएंगे। अपवर्तक यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। लेकिन हम बात करें अपवर्तक के बाद अपवर्त की, अपवर्त की। अपवर्त का मतलब होता है गुणज, गुणज। गुणज का मतलब होता है आपका टेबल यानी पहाड़ा। अब को प्रश्न में आ जाए 15 का अपवर्त लिखिए, अपवर्त्य लिखिए। पंद्रह का अपवर्त लिखिए, या तो यहाँ पे एरो कर दीजिए। 15 का अपवर्त लिखना है तो अपवर्त का होता है गुणज, यानी गुणज का होता है पहाड़ा, और 15 का अपवर्त लिखेंगे तो पहाड़ा का कभी अंत नहीं होगा। यानी 15 का पहाड़ा पढ़ें, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तीन 45, 15 चौका 60, डैश 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 लिखिएगा, क्योंकि अपवर्त का अंत नहीं होता। ये भी आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम इसी अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें कम समय में आपको अधिक मैटर देने का प्रयास करना है। तो मेरे पास लौस और मौस, हाँ, लौस व मौस ज्ञात करने की 3 विधि आपको बताई गई है। इनको आप अलग से वीडियो में देख सकते हैं, इनका स्पेशल अलग से वीडियो बना हुआ है लौसा और मौसा ज्ञात करने के लिए। अब हम इसमें बात करेंगे, आपको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि लौसा मौसा में वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1 आपको बोलेंगे हम। वर्ड प्रॉब्लम से पहले एक प्रश्न और आपके सामने है, हाँ, व्यंजकों का, व्यंजक का लौस ऑब्लिक मौस। और इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें हम शब्द वाले प्रश्नों की, जैसे कि जिसमें कि आपको पर्क लगाना है, जैसे वह छोटी से छोटी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, इनका या तो हम, तीसरा है सूत्र में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौस। अब हम ये आपको लगभग आधा सिलेबस हम आपको दिए हैं। अब रह जाता है प्रतिशत से लेकर के 2-3 चैप्टर, जिसको कि हम अलग से वीडियो उसका बनाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अतः हम आपसे उम्मीद करेंगे आप लोग अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करने का प्रयास करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा मनोबल बढ़े कि हम अधिक से अधिक आपको मैटर दे पाएँ। जहाँ तक प्रयास है कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों को थर्ड सेमेस्टर में हम निराश नहीं होने देंगे, पहले से वीडियो आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।